हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी प्रोग्रामिंग हाउस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने वेब एपीआईज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए कंप्लीट CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। तो आज हम दोबारा से CRUD ऑपरेशंस को देखने वाले हैं, जिसमें हम कोड फर्स्ट को यूज करते हुए कंप्लीट CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। और इन्हीं एपीआईज को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं एपीआईज को किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से कंज्यूम किया जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने VS Studio 2022 ओपन कर लिया और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही है ASP.NET Core वेब एपीआई। इसको आपने सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ASP Core वेब एपीआई CRUD कोड फर्स्ट। प्रोजेक्ट का नेम देने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ पर .NET 8 भी है और .NET 9 भी है। 9 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास .NET 9 की ऑप्शन ना आए तो आप अपने VS Studio को अपडेट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। और इसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और आपको पता है कि जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत होती है। तो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिपेंडेंसीज। इस पे आपने राइट क्लिक करना है। मैनेज न्यूगेट पैकेजेस पे क्लिक करेंगे। से आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सर्च करेंगे microsoft.entity-framework-code.sql सर्वर। ऐसे आप लिख के ये सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी microsoft.entity-framework-code.sql सर्वर। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। आपने तब तक वेट करना है जब तक यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा ना आ जाए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ गया। यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज आ रहा है और यहाँ पर देखिए हमारे पास इसके ऊपर ग्रीन टिक का साइन आ गया। तो फर्स्ट पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया। सेकंड पैकेज आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ से एसक्यूएल सर्वर को आप रिमूव करेंगे और यहाँ पर करेंगे टूल्स लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी microsoft.entity-framework-code.tools। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। तो सेकंड पैकेज भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखें हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टिक का साइन आ गया। पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद इस स्क्रीन को यहाँ से क्लोज करेंगे और अब हमने एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, ऐड पे आएंगे और यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और नाम रखेंगे मॉडल्स। इस फाइल्स को यहाँ से क्लोज कर दें। मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने मॉडल्स के फोल्डर पे ही राइट क्लिक करना है, ऐड पे आएंगे और यहाँ पर आपने क्लास पे क्लिक कर देना है। एक मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे, नाम रखेंगे एम्प्लॉय, ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय के नाम से एक मॉडल क्लास क्रिएट कर ली। तो अब हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे एम्प्लॉय आईडी। तो उसके लिए आप यहाँ पर लेंगे पब्लिक इंट एम्प्लॉय आईडी। सेकंड पे लेंगे एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे प्रॉप लिख के आप डबल टैप प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी खुद से डिफाइन हो जाएगी। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का नेम देंगे। इस माई प्रॉपर्टी की जगह पे आप करेंगे एम्प्लॉय नेम और ये हमारे पास होगी स्ट्रिंग। इसके बाद दोबारा से प्रॉप लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम देंगे एम्प्लॉय एज और एज हमारे पास इंटीजर में होगी। दोबारा से प्रॉप लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे और यहाँ पर लेंगे एम्प्लॉय जेंडर और ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग। और इसके बाद हम लेंगे एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइन। प्रॉप लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइन और ये हमारे पास होगा डेट टाइम। नेक्स्ट हम लेंगे डेजिग्नेशन और डेजिग्नेशन हमारे पास होगा स्ट्रिंग में और लास्ट पे लेंगे सैलरी और सैलरी हमारे पास होगी इंटीजर में। तो प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के बाद कुछ डाटा एनोटेशंस भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पे हमारा यहाँ पर आएगा की, क्योंकि इस एम्प्लॉय आईडी को हमने एज ए प्राइमरी की सेट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे की। और ये की हम कौन से नेम स्पेस से यूज करेंगे, system.component-model.data-annotations। एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका नेम स्पेस ऐड हो गया और नेम पे हम रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगाएंगे और रिक्वायर्ड के लिए भी सेम नेम स्पेस यूज होगा, system.component-model.data-annotations। एंटर प्रेस करेंगे और इसमें आप एरर मैसेज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट का साइन लगाएंगे और यहाँ पर देंगे एरर मैसेज और यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड, एम्प्लॉय नेम इज रिक्वायर्ड। और अगर आप चाहें तो इस नेम की मैक्स लेंथ और मिनथ लेंथ भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग लेंथ
यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएंगे और मैक्सिमम लेंथ हमारी होगी 200, कॉमा लगाएंगे और मेन लेंथ होगी हमारे पास। और अगर आप यहाँ पर भी एरर मैसेज सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देंगे एरर मैसेज, डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर मैसेज देंगे एम्प्लॉय नेम मस्ट बी बिटवीन 3 and 200 कैरेक्टर्स। इसके बाद हमने एक डाटा के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे आएंगे, यहाँ से आपने फोल्डर पे क्लिक करना है, नाम रखेंगे डाटा और इसमें हमने अपनी एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट क्लास क्रिएट करनी है। उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे आएंगे और क्लास पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम देंगे एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट्स और ऐड पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट्स क्लास हमने क्रिएट कर ली। तो अब हमने क्या काम करना है, इसको आपने इनहेरिट करवाना है डीबी कॉन्टेक्ट से। ये डीबी कॉन्टेक्ट्स हमारी बेस क्लास है, डीबी कॉन्टेक्ट्स से हमने इनहेरिट करवा दिया। तो अब हमारी एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट्स क्लास क्या काम कर सकती है, ये हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। और इसके साथ साथ एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट्स क्लास हमारे डेटाबेस के कनेक्शन को मैनेज करेगी, उसके साथ साथ हमारे डीबी सेट्स को मैनेज करेगी और इसके साथ साथ और भी बहुत से काम परफॉर्म करेगी। तो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए हमें डीबी कॉन्टेक्ट्स क्लास से इनहेरिट करवाना पड़ता है। तो अब आपने क्या काम करना है, इस एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट्स क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको पता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे CTOR, लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लेंगे डीबी कॉन्टेक्ट्स ऑप्शंस और इसका नाम रखेंगे ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस हमारे पास किस टाइप का, ये हमारे पास है डीबी कॉन्टेक्ट्स ऑप्शंस टाइप का। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर इस ब्रैकेट्स के बाद आपने यहाँ पे लगाना है कॉलन, यहाँ पर लेंगे बेस कीवर्ड और यहाँ पर दोबारा से ब्रैकेट्स लेंगे और इसमें ऑप्शंस को पास कर देंगे। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद अब हमने अपना डीबी सेट क्रिएट करना है। तो डीबी सेट के लिए हम यहाँ पे करेंगे प्रॉप, डबल टैप प्रेस करेंगे और ये डीबी सेट हमारा किस टाइप का होगा, ये हमारा होगा डीबी सेट टाइप का। यहाँ पर लेंगे एंगल ब्रैकेट्स और इसमें हमने अपना मॉडल पास करना है। तो हमारे मॉडल का क्या नाम है, एम्प्लॉय। और यहाँ पर हमने अपने डीबी सेट का नेम रखना है, तो नेम रखेंगे एम्प्लॉइज। तो अब ये डीबी सेट क्या काम करता है, असल में यही हमारे डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करता है। जब हम माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और अपने डेटाबेस को अपडेट करेंगे तो इसी नेम से ही हमारा टेबल क्रिएट होगा। अगर हमने मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने हो तो उसके लिए हमें मल्टीपल डीबी सेट्स भी क्रिएट करने होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉइज का डीबी सेट है तो इसी से रिलेटेड हमारा टेबल क्रिएट होगा एम्प्लॉइज के नाम से। और अगर हमने डेजिग्नेशन के नाम से टेबल क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमें अलग से डीबी सेट भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डीबी सेट का काम कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या काम करना है, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने आ जाना है ऐप सेटिंग.json की फाइल में, इसको ओपन करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर लेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग का ब्लॉक ओपन कर लेना है और इसके बाद आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम देना है। तो नेम के लिए आप यहाँ पर डबल कोट्स लेंगे, नेम रखेंगे DBCS, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कॉलन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग का कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आपने अपने सर्वर का नेम बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ योर सर्वर नेम, यहाँ पर आपने अपने सर्वर का नेम बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा, आपने अपना SQL सर्वर ओपन करना है। तो जब आप अपना SQL सर्वर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी कनेक्ट की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास लिखा होगा सर्वर नेम। इस नेम को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, वापस आएंगे VL स्टूडियो में और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसके बाद आपने यहाँ पर डेटाबेस का कीवर्ड लिखना है और अपने डेटाबेस का नेम बताना है। मैं यहाँ पर नेम रख रहा हूँ एम्प्लॉय रजिस्टर DB, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। और इसके बाद आपने यहाँ पे यूजर का कीवर्ड लिखना है। आईडी आप रहने दें, यहाँ से आईडी को रिमूव कर दें, यूजर का कीवर्ड लिखेंगे और आपने अपना यूजर नेम बताना है। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो आपको यूजर और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। मैं चूंकि यहाँ पे SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूजर प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे दूंगा ऐसे। तो यहाँ पर मैं अपने सर्वर का पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मेरे सर्वर का पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 5 6 है। आपके सर्वर का जो भी पासवर्ड होगा आपने वो प्रोवाइड करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर देना ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू, ये आपने लाजमी लिखना है। तो यहाँ पर आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करने के बाद इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने अपनी program.cs में रजिस्टर भी करना है। इसको आप ओपन करें और यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लेंगे builder.services .add DB contacts और यहाँ पर हमने अपने DB contacts क्लास का नेम देना है। तो वो नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको आप कॉपी करेंगे, program.cs में वापस आएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर लेंगे ब्रैकेट्स और इसमें आप लेंगे ऑप्शंस। आप नाम ऑप्शंस रख लें या फिर आप आइटम्स रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। इसको हम सेकंड लाइन में ले आते हैं। यहाँ पर लेंगे दोबारा से ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस प्रोवाइडर का बताना है और यहाँ पर दोबारा से ब्रैकेट लेंगे और इसमें हम लेंगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम पास करना है। यहाँ पर डबल कोट्स लेंगे और यहाँ पर नेम प्रोवाइड करेंगे। नेम हम कहाँ से कॉपी करेंगे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में आएंगे। यहाँ पर हमने रखा था DBCS, इसको आप कॉपी करें। आपने जो भी नेम रखा होगा आपने इसको कॉपी करना है। वापस आएंगे program.cs में और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को ऐड भी कर दिया और अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे हमने रजिस्टर भी कर दिया। तो अब हमने माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आप आ जाएंगे टूल्स में, यहाँ पर आपके पास है न्यूगेट पैकेज मैनेजर, इसमें हमारे पास है पैकेज मैनेजर कंसोल, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और इसको एक दफ़ा क्लियर करेंगे। और माइग्रेशन को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट। पहले आप लिखेंगे ऐड हाइफन माइग्रेशन और इसके बाद आपने अपनी माइग्रेशन का नेम देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियल क्रिएट, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास बिल्ड स्टार्टेड लिखा आएगा, इसके बाद आपके पास आएगा बिल्ड सक्सीडेड और आपके पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें हमारे टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और इसके बाद आपने सेकंड कमांड को रन करना है। यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे अपडेट हाइफन डेटाबेस। ये कमांड लिख के आपने दोबारा से एंटर का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर हमारे पास लिखा आ गया बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड और इसके बाद कुछ प्रोसेस चलेगा और उसके बाद आपके पास लास्ट में लिखा आएगा डन। इस डन का मतलब ये है कि आपकी डेटाबेस भी क्रिएट हो चुकी है और उसके साथ साथ आपका एम्प्लॉय का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लिया, तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस के फोल्डर को एक्सपैंड करेंगे। तो हमने अपने डेटाबेस का नाम रखा था एम्प्लॉय रजिस्टर DB और इसको एक्सपैंड करेंगे। टेबल्स के फोल्डर को एक्सपैंड करेंगे तो इसमें हमारा टेबल होना चाहिए एम्प्लॉय के नाम से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टेबल आ रहा है एम्प्लॉयज। और अगर हम चेक करना चाहें कि इसमें कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं, तो इस पर आप राइट क्लिक करें, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें अभी फिलहाल हमारे एम्प्लॉयज के टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी न्यू डेटाबेस भी क्रिएट हो चुकी है और उसके साथ साथ हमारा एम्प्लॉयज का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। वापस आएंगे विजुअल स्टूडियो में। तो अब हमने कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर हमारा किस नेम से होगा, वो हम क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय के नाम से। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, इस फोल्डर को आप ओपन करें तो इसमें वेदर फोरकास्ट के नाम से पहले से एक कंट्रोलर अवेलेबल है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर दें। इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट की, इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो इसको आपने डिलीट कर देना है। और यहाँ पर आपके पास वेदर फोरकास्ट के नाम से एक मॉडल भी है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमने न्यू कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोलर पे ऐड पे आएंगे और यहाँ पर कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने API को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने API कंट्रोलर एम्प्टी, इसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कंट्रोलर नेम देंगे एम्प्लॉय और ऐड पे क्लिक करेंगे। कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद हमने अपने डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लेंगे हम प्राइवेट रीड ओनली और यहाँ पर देंगे एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट, नेम देंगे DB और इसके बाद हमने अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे CTOR, लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। और इसमें दोबारा से देंगे एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट, नाम देंगे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर करेंगे दिस डॉट DB इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट से इसको इनिशियलाइज करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस का इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया। तो अब हमने APIs क्रिएट करनी है और फर्स्ट API हमारी होगी एम्प्लॉयज लिस्ट की। अगर हमने ऑल एम्प्लॉयज की लिस्ट गेट करनी हो तो उसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे HTTP गेट और यहाँ पर लेंगे पब्लिक, असिंक का कीवर्ड यूज करेंगे। अगर आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है। तो इसके बाद हम लेंगे टास्क और यहाँ पर हम लेंगे आई एक्शन रिजल्ट और यहाँ पर नेम देंगे गेट एम्प्लॉयज लिस्ट। यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे एम्प्लॉयज के नाम से और यहाँ पे अवेट का कीवर्ड लगाएंगे। यहाँ पर करेंगे DB डॉट एम्प्लॉयज टू लिस्ट असिंक
इससे क्या होगा, हम एम्प्लॉयज़ के टेबल में से एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को गेट करेंगे और अपने इस एम्प्लॉय के वेरिएबल को पास कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओके। और इस एम्प्लॉयज़ के वेरिएबल को आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, ओके, और इसमें हमने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को पास कर दी है। अगर मैं कर्सर इस ओके के ऊपर लेके आऊँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 200 ओके, जो कि हमारे सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एपीआई क्रिएट कर ली जो कि हमारी गेट एम्प्लॉयज लिस्ट के नाम से, और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज की लिस्ट पास कर रहे हैं। अब हमने सेकंड एपीआई क्रिएट करनी है जो कि होगी गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। अगर हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करना हो तो उसके लिए एपीआई क्रिएट करेंगे। वो भी हमारा कौन सा वर्ब यूज होगा, http गेट। यहां पर लेंगे पब्लिक, असिंक का कीवर्ड लगाएंगे और यहां पर देंगे टास्क और इसमें आएगा आई एक्शन रिजल्ट। यहां पर देंगे नेम गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। और आपको पता है कि जब भी हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करना हो तो वो हम आईडी की बेस पे करते हैं। तो यहां पर लेंगे इंट आईडी, यहां पर वेरिएबल लेंगे एम्प्लॉय, अवेट का कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे db.employees.findAsync और इसमें हम अपनी आईडी पास करेंगे। कौन सी आईडी, जो आईडी हमें यहाँ पर रिसीव होगी। इस आईडी को आप यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। तो यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज के टेबल में से हम क्या करेंगे, इस आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड को गेट करेंगे और अपने इस वेरिएबल को पास कर देंगे। इसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर लेंगे इफ कंडीशन। इस एम्प्लॉय को आप चेक करेंगे कि ये नल तो नहीं है, इसको यहाँ पे पेस्ट करें, डबल इक्वल टू नल। अगर ये एम्प्लॉय नल है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का यहाँ पे मेथड लगाएंगे। अगर इस आईडी के अगेंस्ट हमें रिकॉर्ड मिल जाता है तो डेफिनेटली वो हमारे इस वेरिएबल में है। तो इस वेरिएबल को आप कॉपी करें, यहाँ पर दोबारा से करेंगे रिटर्न ओके और यहाँ पर हम इस एम्प्लॉय को पास कर देंगे। तो ये थी हमारी सेकंड एपीआई जिसमें हमें किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए हो आईडी के बेस पे, तो वो हम इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हमने थर्ड एपीआई क्रिएट करनी है और थर्ड एपीआई हमारी होगी एम्प्लॉय क्रिएट करने के हवाले से। और आपको पता है कि जब भी हमने किसी न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करना हो तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे, http पोस्ट। और इसके बाद यहाँ पर लेंगे पब्लिक, असिंक का कीवर्ड लगाएंगे, यहाँ पर आएगा टास्क और इसमें आएगा आई एक्शन रिजल्ट और नेम देंगे क्रिएट एम्प्लॉय। यहाँ पर हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय और नेम देंगे ओबीजे। और इसके बाद हमने सबसे पहले क्या काम करना है, अपनी मॉडल स्टेट को चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इफ कंडीशन, यहाँ पर देंगे मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड और यहाँ पे नोट का साइन लगाएंगे। अगर ये हमारी मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट का मेथड लगाएंगे। और इसमें आप मैसेज भी पास कर सकते हैं, यहाँ पर डबल कोट्स लेंगे और इसमें मैसेज दे दें आप मॉडल स्टेट इज नॉट वैलिड। और अगर हमारी मॉडल स्टेट वैलिड है तो तब आपने क्या काम करना है, db.employees.add और यहाँ पर आपने अपना ऑब्जेक्ट पास कर देना। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव होगा। इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने क्या काम करना है, अवेट का कीवर्ड लगाएंगे, db.save_changes_async। ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है, तभी आपका रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में सेव होगा। सेव करवाने के बाद यहाँ पे लेंगे रिटर्न और यहाँ पे आएगा ओके और इसमें हम अपना अपडेटेड जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को ही पास कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिटर्न करने से क्या होगा, जब हमारा न्यू रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएगा तो जो हमारा अपडेटेड रिकॉर्ड होगा वो हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे। तो ये थी हमारी थर्ड एपीआई जिससे हम न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड कर सकेंगे। तो अब हमने अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो उसके लिए एपीआई क्रिएट करेंगे। और आपको पता है कि जब भी हमने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो उसके लिए हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, http पुट। यहाँ पर आप लेंगे http पुट और इसके बाद आप लेंगे यहाँ पे पब्लिक, असिंक का कीवर्ड लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आएगा टास्क और इसमें आएगा आई एक्शन रिजल्ट। यहाँ पे देंगे अपडेट एम्प्लॉय। और आपको पता है कि जब भी हमने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो वो भी हम आईडी की बेस पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक आईडी रिसीव होगी और इसके साथ साथ हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट भी आएगा। यहाँ पे लेंगे एम्प्लॉय और नाम देंगे ओबीजे और इसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। जिस आईडी के अगेंस्ट हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा, यहाँ पर हमारे पास जो आईडी आएगी इसको हमने चेक करवाना है। अगर ये आईडी हमारे पास इक्वल नहीं है, कौन सी आईडी के, यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में जो हमारे पास आईडी है डॉट एम्प्लॉय आईडी, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रिटर्न करवा देंगे बैड रिक्वेस्ट और इसमें मैसेज पास करेंगे एम्प्लॉय आईडी मिसमैच।
और अगर ये आईडी हमारे पास मैच हो जाती है तो फिर आपने क्या काम करना है, जस्ट आपने यहाँ पे करना db.entry, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे, यहाँ पर करेंगे .state और इसके बाद इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे आएगा एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, जस्ट आपने यहाँ पे मॉडिफाइड कर देना है और इसके बाद अवेट का कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पे आएगा db.save_changes async। ये लाइन तो आपने लाजमी लिखनी होती है, ये लाइन अगर आप नहीं लिखते तो आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव नहीं होता। इसके बाद आपने क्या काम करना है, रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पे आएगा ओके और इसमें हम अपना अपडेटेड ऑब्जेक्ट जो है वही पास कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से वापस रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पर हमने अपडेट एम्प्लॉय की एपीआई भी क्रिएट कर ली। तो अब हमने लास्ट में जो है वो डिलीट के लिए काम करना है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो उसके लिए डिलीट की एपीआई क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, http डिलीट, यहाँ पर लेंगे पब्लिक, असिंक का कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पर आएगा टास्क और यहाँ पर हमारे पास आएगा आई एक्शन रिजल्ट और इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे डिलीट एम्प्लॉय। और आपको पता है कि जब भी हमने कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना हो या किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना हो या किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने गेट करना हो तो वो हम आईडी की बेस पे ही करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे इंटीजर आईडी और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एक वेरिएबल एम्प्लॉय, अवेट का कीवर्ड लगाएंगे, यहाँ पर करेंगे db.employees.findAsync और इस आईडी के अगेंस्ट हम रिकॉर्ड को गेट करेंगे और अपने इस वेरिएबल को पास कर देंगे और इसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या ये एम्प्लॉय हमारे पास नल तो नहीं है। इस एम्प्लॉय को हमने चेक भी तो करना है कि ये नल तो नहीं है। यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर देंगे = नल। अगर ये नल है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट हम करेंगे रिटर्न नॉट फाउंड। और अगर इस आईडी के अगेंस्ट हमें रिकॉर्ड मिल जाता है तो तब हमने क्या काम करना है, जस्ट यहाँ पे करेंगे db.employees.remove और इसमें हमने क्या काम करना है, इस एम्प्लॉय को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें क्योंकि इस आईडी के अगेंस्ट जो हमने रिकॉर्ड गेट किया है उसी को ही हमने रिमूव करवाना है। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय को पास कर देंगे और इसके बाद आपने अवेट का कीवर्ड लगाना है, यहाँ पर करेंगे db.save_changes async, लास्ट में यहाँ पे आएगा रिटर्न ओके। ये ओके हमारे पास सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यही होगा कि हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो ये थी हमारी लास्ट एपीआई जो कि हमने डिलीट के लिए क्रिएट की। अगर हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो उसके लिए हमने डिलीट का वर्ब यूज़ करते हुए डिलीट की एपीआई भी क्रिएट कर ली। तो यहाँ पर हमने एपीआई को क्रिएट कर लिया। लास्ट में आपने एक काम और करना है, यहाँ पर ऊपर आ जाएं। यहाँ पर देखें हमारे पास राउटिंग किस तरह से वर्क कर रही है। ये है हमारे पास कंट्रोलर लेवल पर। इसको हमने कंट्रोलर लेवल पर नहीं रखना है, इसको आप यहाँ से कट करें। इसको हम यूज़ करेंगे एक्शन लेवल पर और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ से इस कंट्रोलर को आप यहाँ से रिमूव करें। हमारे कंट्रोलर का क्या नेम है, एम्प्लॉय। इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर ये हमारी एपीआई जो है वो किस लिए है, ये है हमारे पास गेट एम्प्लॉय लिस्ट। इसको आप कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो अब जब भी हम इस यूआरएल को हिट करेंगे तो हमें क्या रिटर्न होगा, हमें एम्प्लॉयज़ की लिस्ट रिटर्न होगी। इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर भी इसको पेस्ट करेंगे और ये एपीआई हमारी किस लिए है, ये एपीआई हमारे पास है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। इसको कॉपी करें, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। इसी तरह पोस्ट के लिए भी करेंगे, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे, इसको दोबारा से कॉपी कर लें और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और ये है हमारे पास क्रिएट एम्प्लॉय के लिए। यहाँ से क्रिएट एम्प्लॉय को कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। इसको दोबारा से कॉपी कर लें और यहाँ पर हमने पुट के लिए भी करना है। अपडेट एम्प्लॉय को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर भी इसको पेस्ट करेंगे। राउट खुद से डिफाइन करने से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हमारी एपीआई का यूआरएल क्या है और ये एपीआई हमारी किस पर्पस के लिए है। तो यहाँ पर हमने अपने राउट भी सेट कर लिए। तो अब हम अपने इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और इन एपीआईज को टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमें कोई व्यू रिटर्न नहीं होगा। ये हमारा एमवीसी का प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें हमें कोई व्यू रिटर्न होगा। ये हमारा वेब एपीआई का प्रोजेक्ट है, इसमें हमें कोई व्यू रिटर्न नहीं होने वाला। तो यहाँ से एप्लीकेशन को रन करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन नहीं हुआ। और ब्राउज़र ओपन ना होने की रीज़न भी यही है कि हमारे पास कोई भी व्यू नहीं है। और जब तक आपके पास ब्राउज़र ओपन नहीं होगा तो आप पोर्ट नंबर भी नहीं देख सकते, कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रोजेक्ट की पोर्ट नंबर क्या है, किस पोर्ट पे आपका प्रोजेक्ट जो है एप्लीकेशन रन हो रही है। तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आपके पास है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, इसको ओपन करें। यहाँ पर देखें आपके पास है प्रॉपर्टीज़ का फोल्डर, इसको आपने ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपके पास फाइल है लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन, इसको आपने ओपन करना है। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास लिखा हुआ है लॉन्च ब्राउज़र, इसको आपने यहाँ पर ट्रू कर देना है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो आपके पास ऑप्शन आ रही है एप्लीकेशन यूआरएल, ये आपकी एप्लीकेशन का यूआरएल है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास पोर्ट नंबर भी नजर आ रहा है। इसको कॉपी करेंगे, एप्लीकेशन को एक दफ़ा स्टॉप करेंगे और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट रन किया तो हमारे पास हमारा ब्राउजर जो है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पास मैसेज भी आ रहा है, पेज कांट बी फाउंड। और ये मैसेज आएगा भी क्योंकि हमने कोई व्यू ऐड नहीं किया। तो अब हमने एपीआईज की टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे पोस्टमैन का यूज़ करूँगा, जो कि थर्ड पार्टी टूल है। और पोस्टमैन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप जस्ट लिखेंगे पोस्टमैन डाउनलोड। जैसे ही पोस्टमैन डाउनलोड लिख के आप एंटर करेंगे तो आपके पास postman.com की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपने पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसको डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगी। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पोस्टमैन को। यहाँ पर देखिए मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैंने पोस्टमैन को ओपन कर लिया। यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने अपना यूआरएल पेस्ट करना है। तो यूआरएल को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आए, हमारे पास है यूआरएल, इसको आप कॉपी करें, वापस आए पोस्टमैन में और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। ये index.html को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। और इसके बाद वापस आएंगे विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर हमारे पास है एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसमें आ जाएं। सबसे ऊपर हमारे पास फर्स्ट हमारी एपीआई थी गेट एम्प्लॉयज लिस्ट, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। वापस आएंगे पोस्टमैन में और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। और आपको पता है कि जब भी हमने एम्प्लॉयज की लिस्ट गेट करनी हो तो उसके लिए हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, गेट। तो यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या स्टेटस कोड आया, 200। ओके, इसका मतलब है कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल जनरेट हुई है। और इसके साथ हमें रिटर्न क्या हुआ है, एम्प्टी एरे रिटर्न हुई है। एम्प्टी एरे क्यों रिटर्न हुई, इसलिए कि अभी तक हमारे एम्प्लॉयज के टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसको वेरीफाई करने के लिए एसक्यूएल सर्वर को ओपन करेंगे। एसक्यूएल सर्वर को आपने ओपन करना है और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डाटाबेस के फोल्डर को एक्सपैंड करेंगे। हमारी डाटाबेस का नेम था एम्प्लॉय रजिस्टर डीबी, इसको एक्सपैंड करेंगे। इसमें हमारे पास टेबल्स का फोल्डर है, इसको आपने एक्सपैंड कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास है एम्प्लॉयज का टेबल, इस पे आप राइट क्लिक करें, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखें अभी तक हमारे एम्प्लॉयज के टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और अगर आप खुद से कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयज के टेबल पर दोबारा से राइट क्लिक करें, एडिट टॉप 200 रोज, इस पे आपने क्लिक करना है। और यहां पर हम एक रिकॉर्ड खुद से ऐड कर लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइन देंगे, डेजिग्नेशन देंगे मैनेजर और यहां पे सैलरी देंगे। तमाम फील्ड्स में डाटा फिल करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो है वो खुद से जनरेट हो चुकी है। तो ये आपका रिकॉर्ड सेव भी हो चुका है, आपको खुद से सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वापस आते हैं पोस्टमैन में और अब दोबारा से सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय जो हमने खुद से ऐड किया था वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम एम्प्लॉय ऐड करने की एपीआई भी टेस्ट करते हैं। उसको हमने किस तरह से टेस्ट करना है, वापस आए विजुअल स्टूडियो में, यहाँ से हम ऐड एम्प्लॉय की एपीआई का यूआरएल जो है वो कॉपी करेंगे। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, API/employee/create एम्प्लॉय, इसको आप कॉपी करें। वापस आए पोस्टमैन में और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद आपने क्या काम करना है, बॉडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास बॉडी के ऑप्शन है, बॉडी पे आएंगे और यहाँ पर आपने रॉ पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास जेसन सेलेक्ट होना चाहिए, इसी को आप कॉपी कर लें यहाँ से इस बॉडी को और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने ऐड करना हो तो हम एपीआई में क्या करते हैं, हम पूरा ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो यहाँ पर आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 0 पास कर दें और यहाँ पर नेम देंगे आयशा, एज 25 रहने देंगे और यहाँ पर करेंगे फीमेल और इसको भी मैनेजर रहने देंगे, सेम सैलरी रहने देंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स है, मेथड नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने डाटा ऐड करना होता है तो उसके लिए हमने कौन सा वर्ब यूज करना होता है, पोस्ट। तो यहाँ पर हम पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास रिस्पॉन्स का आया ओके 200।
और यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी क्या आ रही है 2 और हमारे पास एम्प्लॉय नेम क्या आ रहा है आयशा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेकंड रिकॉर्ड था एम्प्लॉय का वो भी ऐड हो चुका है। एक और रिकॉर्ड ऐड करके चेक करते हैं। यहाँ पे नेम चेंज करेंगे, एज करेंगे 30 और यहाँ पे फीमेल की जगह पे करेंगे मेल और सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ रही है 3 और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ रहा है शहजाद और यहाँ पर हमारे पास स्टेटस कोड आ रहा है 200 ओके। और अब अगर हम एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दोबारा से गेट करना चाहें और चेक करना चाहें कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास URL डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास गेट एम्प्लॉयज़ लिस्ट की API का URL आ गया। सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी 1 आ रही है, सेकंड एम्प्लॉय की आईडी हमारे पास 2 आ रही है जिसका एम्प्लॉय नेम है आयशा और यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 3 आ रही है जिसका एम्प्लॉय नेम है शहजाद। तो अब हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करना हो तो उसके लिए भी हमने API क्रिएट की थी। वापस आए विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर हमारे पास था गेट एम्प्लॉय बाई ID। इस URL को आपने कॉपी कर लेना है, वापस आएंगे पोस्टमैन में और यहाँ पर आप देंगे इस API की जगह पर आप इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास है गेट एम्प्लॉय बाय ID। और आपको पता है कि जब भी हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर ID प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर देंगे ID इक्वल टू। और आपको पता है कि जब भी हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी गेट करना हो तो उसके लिए भी हम गेट का वर्ब यूज़ करते हैं। तो सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी 2 है उसके ऊपर जो रिकॉर्ड था वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इसका मतलब ये है कि गेट एम्प्लॉय बाय ID वाली API भी हमारी ठीक तरीके से वर्क कर रही है। तो अब हमने अपडेट एम्प्लॉय की API को टेस्ट करना है तो उसके लिए वापस आए विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर हमारे पास थी अपडेट एम्प्लॉय। इस URL को आपने यहाँ से कॉपी करना है, वापिस आएंगे पोस्टमैन में और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे। और आपको पता है कि जब भी हमने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना तो वो भी हम ID की बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देंगे ID इक्वल टू और इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लें क्योंकि हमने साथ ऑब्जेक्ट भी भेजना होता है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं। तो यहाँ पर आप बॉडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास JSON सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर हम पुट का वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी हमने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो उसके लिए हम पुट का वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर इसकी एज को चेंज करेंगे। एज हम करेंगे यहाँ पे 35 और इसकी सैलरी को यहाँ पे हम चेंज करेंगे, सैलरी हम करेंगे 60,000 और सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटस कोड क्या आ रहा है 200 ओके और यहाँ पर हमारे पास एज क्या आ रही है 35 और सैलरी क्या हमें रिटर्न हुई है 60,000। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट अपडेटेड ऑब्जेक्ट हमें वापस रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट एम्प्लॉय की API भी ठीक तरीके से वर्क कर रही है। तो अब हमने लास्ट पे चेक करना है डिलीट के लिए। डिलीट की API भी हमने क्रिएट की थी, उसके लिए वापस आए विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर हमारे पास है डिलीट API का URL। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, वापिस आएंगे पोस्टमैन में और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। और आपको पता है कि जब भी हमने कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो वो भी हम ID की बेस पे करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पर देंगे ID इक्वल्स टू 3। हम 3 पे जो ID है उसके रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है और उसके लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे हम डिलीट का। तो यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर मेरे पास ID है 3 पे जो रिकॉर्ड होगा उसको हम डिलीट करने लगे हैं। तो यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टेटस कोड क्या आ रहा है 200 ओके। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो इसको डेटाबेस से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं SQL सर्वर में आ गया। यहाँ पर हमारे पास है एम्प्लॉइज़ का टेबल, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 एम्प्लॉइज़ डिस्प्ले हो रहे हैं, एम्प्लॉय ID 1 और एम्प्लॉय ID 2। 3 पे जो रिकॉर्ड था वो हमने डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि डिलीट की API भी हमारी ठीक तरीके से वर्क कर रही है। तो ये थी तमाम APIs जिनको 1 by 1 हमने क्रिएट किया और उसके बाद हमने पोस्टमैन का यूज़ करते हुए तमाम APIs को टेस्ट भी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं APIs को यूज़ किस तरह से करते हैं, कंज्यूम किस तरह से करते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके लिए हम ASP.NET Core 9 का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इन APIs को कंज्यूम करना देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।